हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका विनय में स्वागत करता हूं। आज हम कलचुरी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कलचुरी वंश के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि कलचुरी वंश, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कब स्थापना हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में हमने दिखाया तो छत्तीसगढ़ हमारा 1000 ईस्वी से लेकर हमारा 1741 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में इसका शासन व्यवस्था संचालित हुआ। ठीक है, यदि हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को वर्गीकृत किया जाता है तो मध्यकालीन इतिहास में हम लोग कलचुरी वंश को यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत तो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत कलचुरी वंश को रखा जाता है। ठीक है ना। यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जितने भी वंश हुए हैं, जितने भी राजवंश हुए हैं, जितना भी शासन व्यवस्था राजाओं द्वारा किसी वंश द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है, जितना भी हुआ है तो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक जो शासन में से जो संभालने वाला वंश है ना, तो वह और कोई नहीं बल्कि वह हमारा है कलचुरी वंश। ठीक है, कौन है? तो कलचुरी वंश सर्वाधिक समय तक शासन व्यवस्था संभालने वाला वंश है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे सर्वाधिक समय तक वंश सबसे ज्यादा कौन चला, तो हमारा आंसर होगा कलचुरी वंश के द्वारा यहाँ पर संचालित किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कलचुरी वंश के हम लोग पृष्ठभूमि को जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे आखिर कलचुरी कौन थे। ठीक है, कलचुरी कौन थे, आखिर में ये कहाँ से आए थे। ठीक है, और ये अब इनका मूल वंश कहाँ था, मूल वंश क्या है, मूल वंश क्या है, इन सब के बारे में सबसे पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो दोस्तों कलचुरी वंशों को कई मतलब बहुत सारे शिलालेखों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका कलचुरियों को कहीं कहीं आपका कल, जैसे हम लोग यहाँ पर कलचुरी लिखा हो तो कहीं कहीं आपको कलचुरी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहीं पर काला चुरी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको कहीं कहीं पर कटचूरी देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर कलचुरी देखने को मिलेगा। ये बहुत सारे जो नाम है जो आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के शिलालेखों में इस वंश के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब इससे एक ही नाम नहीं बल्कि बहुत सारे नाम है। यदि हम आगे पढ़ेंगे तो आगे इसी वंश को, ठीक है, एक शासक के समय इसको हम लोग चैट्यू या फिर चंडी नरेश वंश भी कहा जाता था। ठीक है, हम आगे देखेंगे उसको। फिलहाल इसको देखिए है उसको कि इसको हम लोग अलग अलग शिलालेखों में अलग अलग जो ताम्रपत्र जो मिला हुआ, जो भी हमको जो भी प्रूफ मिल रहा है, सब में इनका नाम बहुत ही अलग अलग प्रकार देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखा जाए आखिर में कहाँ से आए थे। ठीक है, तो कई विद्वानों का मानना बहुत ही अलग अलग है, बहुत किसी भी विद्वानों का मानना एकजुट नहीं है, बल्कि आज तक इसका निराकरण नहीं हो पाया कि ये आखिर में कौन है। ठीक है, तो यदि कोई लोग मानते हैं कि ये विदेशी थे। कौन थे? विदेशी थे, मतलब ये पूरा इनका निवास स्थान छत्तीसगढ़ में नहीं था, मतलब मूलतः ये छत्तीसगढ़ के नहीं थे बल्कि विदेशी थे, मतलब भारत में थे, बहुत बाहर से आए हुए थे। ठीक है, तो कई विद्वानों ने इस कथन का क्या किया है, खंडन भी किया है, मतलब इसको नकारा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कलचुरी वंश बाहर से आए होंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ कि इसका मूल वंश क्या है, मूल वंश क्या है, तो कई को विद्वानों ने माना है कि ये जो मूल वंश है इनका तो चंद्रवंशी क्षत्रिय माना है। क्या माना है इनको? चंद्रवंशी क्षत्रिय के नाम से इनको माना है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये हुआ कलचुरी वंश के बारे में, जो कि विद्वानों का अलग अलग मत है, किसी भी विद्वानों का एक मत नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये असल में यही होगा। ठीक है, तो देखिए विदेशी किसका माना है, तो विदेशी आपका जो पृथ्वीराज रासो है, एक हमारा काव्य है। ठीक है, उसमें माना गया है कि ये हमारे जो मुख्य जो हमारे कलचुरी जो वंश है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो में माना गया है कि ये जो हमारा जो क्या है ये वंश है ये विदेशी है, परंतु विद्वानों ने इसका खंडन किया, जैसे कि मैंने पूर्व में आपको बताया। ठीक है, तो इस तरह से कलचुरी वंश के बारे में हो गया। ठीक है, अब हम देखा जाए तो कलचुरी वंश का जो सबसे पहले जो मूल पुरुष है, ठीक है, किससे माना जाता है, तो मूल पुरुष जो माना जाता है दोस्त, ये हमारा कृष्ण राज्य को माना जाता है। किसको माना जाता है? कृष्ण राज्य को। ठीक है, अब ध्यान देते जाइएगा क्या कहानी हो रही है। तो कृष्ण राज्य को सबसे पहले मूल पुरुष इसको माना जाता है। ठीक है, तो कृष्ण राज्य के पश्चात भी बहुत सारे राजा हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मूल पुरुष के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मूल पुरुष के बाद मतलब कृष्ण राज के बाद एक राजा जिसे हम लोग शंकरगढ़ प्रथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंकरगढ़ प्रथम। और शंकर प्रथम के बाद ये बुद्ध राज हुए। क्या हुए? बुद्ध राज हुए। ठीक है, अब इन तीन राजाओं के पश्चात, ठीक है, इन तीन राजाओं के पश्चात हमको कलचुरी वंश के बारे में आपको जानकारी ही मिल पाएगी, अर्थात इसके शासन के पश्चात आपको कलचुरियों की जो स्थिति है ना, जो भी कंडीशन थी वो आपका अज्ञात है। क्या है? आपका अज्ञात, मतलब इसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है,
तो हमारा ये हो गया बुद्धराज के बारे में। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बुद्धराज के पश्चात जो कलचुरी थे इनका शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था, ठीक है। अपितु बोला हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही छिड़ हो गए थे, बोले ये बहुत ही कमजोर हो गए थे, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ये अपना पूरा साम्राज्य व्यवस्था पूर्ण से समाप्त कर चुके थे, ठीक है। ये देखा जाए तो आपका, ठीक है, यदि देखा जाए तो दोस्तों आपका कोंकण जो एरिया है, ठीक है, भारत का नक्शा से हम देखा जाए तो कोंकण का एरिया है, ठीक है, गुजरात का जो एरिया है, इन कोंकण और गुजरात के एरिया में इनका शासन व्यवस्था यहाँ पर अभी भी जमा हुआ था। कब के समय? जब हमारा इस अज्ञात के समय, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके पश्चात बुद्ध राज के पश्चात हमारा जो अज्ञात स्थिति के पश्चात, ठीक है, जो शासन व्यवस्था जो चालू हुआ वो हमारे वाम राजदेव के समय हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कि कलचुरी वंश में आपका वाम राजदेव आते हैं, जो कि आपका महत्वपूर्ण एक कदम रखते हैं, जिससे कि आपको पर कलचुरी वंश में आपको एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन दिखने को मिले। देखते हैं, ठीक है, उसके समय आपका साम्राज्य बहुत ही विस्तार हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं वाम राजदेव के बारे में, ठीक है। तो वाम राजदेव ने क्या किया था? तो वाम राजदेव ने सबसे पहले देखा, ठीक है, हम मैप पे सहायता से दिखा जाए तो, ठीक है, ये हम लोग एक रफ में सीढ़ी का नक्शा बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यदि रफ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वामराज ने सबसे पहले आपका यूपी का एरिया जो है, ठीक है, यूपी का जो एरिया हमारा गोरखपुर का जो एरिया है, ठीक है, तो गोरखपुर का एरिया में सबसे पहले यहाँ पर आक्रमण किसके द्वारा किया गया? वामराज देव के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया। और वामराज देव ने यहाँ पर अपने जो भाई था उसको यहाँ पर शासन व्यवस्था संभालने को यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो शासन व्यवस्था संभालने को दिया गया तो यहाँ पर एक अलग प्रकार का कलचुरियों का यहाँ पर क्या बन गया? शासन व्यवस्था स्थापित हो गया। तो यहाँ पर जो शासन व्यवस्था स्थापित हो गया उसको हम लोग सरयू नदी जो यहाँ पर बहती है यूपी में, तो हम लोग सरयू पार कलचुरी वंश के नाम से उसको जानने लगे। किस नाम से? सरयू पार कलचुरी वंश के नाम से, ठीक है, कलचुरी के नाम से। अब इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर कि वामराजों ने जैसे ही यहाँ पर गोरखपुर में आक्रमण किया, तो गोरखपुर में आक्रमण करने के पश्चात उन्होंने यहाँ कहाँ पर आक्रमण किया? तो त्रिपुर में आक्रमण किया। कहाँ पर? त्रिपुरी जो आपका मध्य प्रदेश के एरिया में आता है, वहीं पर आपको आक्रमण करने को देखने को मिलेगा। ये वाला एरिया हमारा क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। तो मध्य प्रदेश में त्रिपुर नाम एक जगह है जहां पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया? तो आपका वामराजों के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया। और वामराजों ने यहाँ पर आक्रमण किया और त्रिपुरी को एक प्रकार का अलग से राजधानी यहाँ पर बनाया गया। किसके द्वारा? तो वामराज द्वारा यहाँ पर त्रिपुर को राजधानी बनाया गया। ये देखा जाए तो त्रिपुर के पहले भी, त्रिपुरी के पहले भी राजधानी किसे बनाया गया है? तो आपका कालंजर था। कौन? कहाँ था? कालंजर। तो कालंजर के पश्चात ही राजधानी किसको बनाया गया? तो त्रिपुरी को राजधानी यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि त्रिपुरी जो राजधानी बना था, तो त्रिपुरी कोई और नहीं बल्कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में जगह है तेवर नाम का, ठीक है। तो तेवर नाम का जो वर्तमान में तेवर नाम का है, तो वही तेवर आज के समय में तेवर है, परंतु उस समय मतलब कलचुरी वंश में वही क्या था? तो हमारा त्रिपुरी था। क्या? तो इस समय क्या होता है? जो वामराज देव था, ठीक है, अपना शासन में से कहाँ पे स्थापित कर? त्रिपुरी में स्थापित कर लिया था। तो इस समय जो हमारा जो कलचुरी वंश था उस किस नाम से जाने लगा? तो मैंने वैसे बताया कि आपको चंदी नरेश, किस नाम से? चंदी नरेश, या फिर आपको देखने को मिलेगा चैटियू, ठीक है। इन दोनों नाम से इसको यहाँ पर कलचुरी वंश के राजाओं को जानने लगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। यदि आपको एक चीज आप बताऊं कि जो कलचुरी जो वंश है आपका है वंशी है, ये दोनों कोई दो मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि दोनों भी एक ही हैं। तो कलचुरी का दूसरा नाम क्या हमारा है वंशी है, ठीक है। तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, ओके। अब देखिए त्रिपुरी में तो यहाँ पर स्थापित हो गया था वामराज के द्वारा, लेकिन परंतु त्रिपुरी में स्थायी रूप से स्थापित करने जो राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो आपका कोकल देव को जाता है। किसको जाता है? तो कोकल देव जी को यहाँ पर जाता है। किसका श्रेय? तो त्रिपुरी में स्थायी रूप से राजधानी है ना स्थापित करने का श्रेय कोकल देव जी को जाता है। और कोकल देव जी के बारे में देखा है तो इसके एक अभिलेख मिलते हैं, हम लोग बिलहरी अभिलेख के नाम से जानते हैं, ठीक है। बिलहरी अभिलेख से हमको पता चलता है कि कोकल देव थे बहुत ही पराक्रमी राजा थे, बहुत ही इनका जो राजा साम्राज्यवादी था, इनका जो संबंध था चालुक्य वंशिया फिर राष्ट्रकूटीय वंशीय बहुत ही अच्छा संबंध था, ठीक है। माना तो ऐसा भी आता है बिलहरी अभिलेख से हम जानते भी हैं, पता चलता है कि इनका जो विवाह हुआ था वो आपका चंडेल वंशी के साथ हुआ था और इनके जो संतान का जो विवाह हुआ था वो आपका राष्ट्रकूटीय वंशों के राजा के साथ हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने संबंध स्थापित करने का प्रयास यहाँ पर किया गया, ठीक है। अब हमारा बात हो गई कोकल देव के बारे में बात हो गया। अब कोकल देव के बाद ही दोस्तों हमारा आता है वो आता है हमारा इनके कोकल देव के बहुत सारे पुत्र थे, इनके बहुत सारे
पुत्र थे, तो इनके पुत्र देखा है तो 18 पुत्र थे। यदि वो वर्तमान दृष्टिकोण से देखा है तो वो 18 पुत्र वर्तमान दृष्टि बहुत ही ज्यादा है। तो उस समय इनके 18 पुत्र थे। तो 18 पुत्र में से सबसे बड़े से संतान थे ये हमारे कौन थे? तो शंकरगढ़ द्वितीय, शंकरगढ़ द्वितीय थे, जिससे हम लोग मूंग तुंग के नाम से भी जानते थे, मूंग तुंग। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले पढ़ाया भी आपको कि कृष्णराज के बाद शासन में से कैसे संभाला गया था, कौन संभाला? तो आपका शंकर प्रथम के द्वारा संभाला गया था। तो उन्हीं के नाम के आधार पर ही कोकलेदो ने अपने बड़े संतान का नाम क्या रखा? तो बड़े संतान का नाम पर शंकरदेव द्वितीय मूंगटुंग यहाँ पर रखा गया। ठीक है, तो उनके स्मृति के आधार पर ही रखा गया था। ठीक है, अब देखते हैं, अब कोकलदेव के बाद जो शासन में से किसके हाथ आ गया? तो शंकर द्वितीय मूंगतुंग के हाथ आ गया। और यहाँ पर मूंगतुंग ने सोचा कि क्यों ना हम अपने साम्राज्य को सिर्फ त्रिपुरी सीमित नहीं बल्कि अन्य साम्राज्य को और अधिक रूप से बढ़ाएंगे। इनका मंतव्य और बढ़ता ही गया। ठीक है, अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग कौशल पे आक्रमण करें। कौशल मतलब वर्तमान अभी छत्तीसगढ़ की बात करें तो अब मूंगतुंग ने क्या सोचा कि मूंगतुंग ने सोचा कि हम लोग अब कहां पर आक्रमण करेंगे? तो हम लोग आक्रमण करेंगे छत्तीसगढ़ पर, अर्थात कौशल राज्य पर आक्रमण करेंगे। कौशल राज्य पर जैसे ही आक्रमण किया तो कौशल राज्य को जो राजा था उनको पराजित किया। पराजित करने के पश्चात वहां का शासन व्यवस्था किसके हाथों में आ गया? तो मूंगतुंग अर्थात शंकरगढ़ द्वितीय के हाथों में यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब जैसे शंकरगढ़ के द्वितीय के हाथों में आ गया तो शंकरगढ़ के और भी बहुत सारे अनुज थे, है ना। अब 17 बाकी अनुज भी थे। तो बाकी 17 अनुज को, है ना, कुछ कुछ जो एरिया था, जो त्रिपुरी के जो कुछ कुछ जो मंडल था, मंडल मतलब एक प्राय छोटा देश होता है। ठीक है, तो जो मंडल था तो कुछ कुछ मंडल का उन्होंने त्रिपुरी के निकटवर्ती मंडल को उनको मंडलाधिपति बनाया, नियुक्त किया, वहां पर शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए कहा गया। ठीक है, और कुछ कुछ क्षेत्र यहाँ पर कौशल राज्य में दिया गया, जैसे कि आपका बिलासपुर के अंतर्गत लाभागढ़ जो जमींदारी उस समय आती थी उसके अंतर्गत तुमाड़ को भी एक अनुज को दिया गया। ठीक है, वहां पर शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो भी कौशल राज्य जीता अपने भाइयों में यहाँ पर कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया, जैसे कि सभी भाइयों में क्या हो, एक संतुष्टि प्रदान हो सके और बाकी बाद में वो हमारे खिलाफ मतलब खुद के खिलाफ मतलब ये शंकर द्वितीय के खिलाफ वह युद्ध न करें अब साम्राज्य को हासिल करने के लिए। तो उनको संतुष्टि प्रदान करना बहुत ही आवश्यक था। इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर क्या किया गया, उनको मंडल का मंडलाधिपति बनाया गया। ठीक है, अब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर शाखा दो भाग में बढ़ चुकी थी। किस तरह से? एक तो हमारा एक कौशल वाला राज्य था, ठीक है, एक हमारा त्रिपुरी वाला राज्य था। ठीक है, ये देखा जो त्रिपुरी वाला जो राज्य था, जो कलचुरी थे, वो बहुत ही अपने साम्राज्य को बहुत विस्तार कर रहे थे। ठीक है, बट उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं, ठीक है, भारत नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी जैसे कि आपका नेपाल हो गया, बंगाल हो गया, वो वहां पर भी शासन वैसे स्थापित कर चुके थे। ठीक है, अब हमारी बात जो आती है कुशल वाले राजा मतलब जो वहां पर जो कलचुरी राजा यहाँ पे स्थापित कर चुका था। ठीक है, तो जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, ठीक है, तो जो कलचुरी राजा क्या थे, बहुत ही क्षीण होते गए, बहुत ही कमजोर होते गए। जैसे ही कमजोर हुए, ठीक है, तो एक हमारा सोमवंशी राजाओं ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। कहाँ पर आक्रमण कर दिया? सोमवंशी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। तो कहां पर किया? तो बिलासपुर के तुमाड़ में आक्रमण कर दिया। तत्कालीन समय का तो लाभागढ़ जमींदारी के अंतर्गत हमारा तुमाड़ राजा था, दूसरी बार आक्रमण कौन कर दिया? सोमवंशी राजाओं ने कर दिया। ठीक है, और वहां पर स्थापना अपना राजवंश यहाँ पे स्थापना कर दिया गया। ठीक है, देखिए जो त्रिपुरी के जो कलचुरी था, अब ये सब देखा उन्होंने कि कोई अन्य वंश के राजाओं ने कौशल राज्य पर आक्रमण कर दिया, तुमाड़ पर आक्रमण कर दिया गया है और वहां का शासन में सब उन्होंने हड़प लिया है। ठीक है, अब बताइए कि कोई दूसरा राजा यदि दिखेगा कि उसका जो अधिकार वाला क्षेत्र को कोई और अन्य राजा ने हड़प लिया है, तो क्या वो राजा बस खड़े कर देखता रहेगा? नहीं। तो क्या किया गया? तो त्रिपुरी के राजा जो थे उस समय लक्ष्मण राज, कौन थे उस समय? लक्ष्मण राज थे। तो लक्ष्मण राज ने ही अपना जो बेटा था, ठीक है, क्या था उनका नाम? कलिंग राज। ठीक है, अब कलिंग राज तो यहाँ पर भेजा गया। कहाँ पर भेजा गया? तो तुमाड़ के क्षेत्र में। कहाँ पर? तुमाड़ क्षेत्र में भेजा गया। ठीक है, जैसे ही तुमाड़ क्षेत्र में भेजा गया, अब क्या होने वाला था? तो सोमवंशी राजा और कलिंग राज इन दोनों के मध्य युद्ध होने वाला था। ठीक है, अब जैसे युद्ध हुआ तो जीतना, तो कौन जीता? तो आपका ऑब्वियस है कलिंग राज जीत गए। कौन जीत गया? कलिंग राज जीत गए, मतलब कलचुरी वंश फिर से जीत गए। अब कलचुरी वंश ने सिर्फ तुमाड़ क्षेत्र को नहीं जीता बल्कि संपूर्ण दक्षिण कौशल को जीत लिया गया।
ठीक है, और अपना अलग से यहाँ पर शासन में से स्थापित हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कलिंग राज्य ने तोमाड़ के जो वहाँ पर जो शासक थे सोमवंशी राजा को हरा कर, ठीक है, सोमवंशी राजा को हरा कर उन्होंने संपूर्ण दक्षिण कौशल में न सिर्फ उन्होंने तोमाड़ को बल्कि संपूर्ण दक्षिण कौशल को यहाँ पर जीत लिया गया। और उन्होंने ही उसमें तोमाड़ को अपना राजधानी बनाया, और राजधानी जैसे ही बनाया और दक्षिण कौशल राज्य में, ठीक है, कलचुरियों का वंश स्थापित ना यहाँ पर कलिंग राज्य द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का संस्थापक कौन था, तो आप किससे मानेंगे, तो कलिंग राज ने यहाँ पर सोमवंशी राजाओं को आक्रमण किया, वहां पर हटाया और वहां पर दक्षिण कौशल में कलचुरियों का स्थापना किया। तो हम लोग कलचुरियों का संस्थापक छत्तीसगढ़ में कलिंग राज्य को मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कलिंग राज्य ने यहाँ पर राजधानी कहाँ बनाया, तो तोमाड़ का बनाया। तो कलचुरियों का सबसे पहले राजधानी कहाँ बनी, तो सबसे पहली राजधानी आपका तोमाड़ बनी, और संस्थापक कौन बने हमारे, तो ये भी हमारे कलिंग राज द्वारा बनेंगे। ठीक है, तो ये थी कहानी दोस्तों हमारा, ये हमारी कलचुरियों की पृष्ठभूमि थी कि किस तरह से यहाँ पर स्थापना कलचुरियों द्वारा किया गया। ठीक है, आई होप आपको सभी बातें अच्छी समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर पूछिएगा। अब आगे अगले वीडियो में हम लोग कलचुरी वंश के जो भी राजा कालांतर में जो राजा हुए हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।